हेलो गाइस, दिस इज संजय यादव। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि कोलरॉस लॉ के मतलब एप्लीकेशन से हम कैसे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस चेक करते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ और एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन होगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेशन करना, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेशन करना किसी वीक एसिड के लिए और किसी वीक बेस के लिए। उसके साथ साथ हम कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो अच्छे से समझें। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, ये लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम कवर करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा से। ठीक है, तो कंडक्टेंस के हेल्प से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टेंस उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कितना होगा। तो सपोज ये मेरा क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जिसमें मैंने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए अगर मैं इसमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस चेक करता हूँ तो उसका एक कंडक्टेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा? किसी कंसंट्रेशन पर उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस, जिसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब बात करता हूँ अगर मैं इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम कर दूँ, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर मैं इस कंसंट्रेशन को मानूं, तो उस कंसंट्रेशन पर कोलराज बोलता है कि वहाँ पर जितना भी आपका कंडक्टेंस होगा उसमें सभी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का इंडिविजुअल योगदान होता है। मतलब किसी और के इफेक्ट से वो बिल्कुल दूर होते हैं और खुद के कम्प्लीटली मूवमेंट के कारण उस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी क्या होगा? आपका एक कंडक्टेंस होगा, ये लीजिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो बताइए कि यहाँ पर भाई पहले कितना कंडक्टेंस था और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना कंडक्टेंस था। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना कंडक्टेंस होगा? तो भाई वहाँ पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा कोई भी आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो इतना कंडक्टेंस होगा। तो कितना डिसोसिएट हुआ है? तो जितना कंडक्टेंस शो हो रहा है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता तो कितना कंडक्टेंस शो करता, तो यहाँ पर मेरा क्या मिल जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये लीजिए, कितने इजीली हमने ये डेरिवेशन क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है किसी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस बटे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू होता है। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके बाद हम बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हम आपको अगर वो पूछता है अल्फ़ा कैलकुलेट करना किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो जो है आपका इन दोनों का डायरेक्ट क्या दे सकता है? वैल्यू दे सकता है। तो अगर डायरेक्ट वैल्यू देता है तो कोई परेशानी ही नहीं होगी कैलकुलेट करने में। अगर वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं देता तो वो जो है क्या करेगा? आपको यहाँ से किसी कंसंट्रेशन पर क्या कैलकुलेट करवाएगा? पहले मोलर कंडक्टेंस। तो आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है कप्पा इंटू 1000/m। ठीक है, और अगर ये इसका वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में तो और क्या दे सकता है? तो ये दे सकता है कप्पा इंटू के बराबर क्या होता है? तो ये होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट इंटू 1000 बटे में क्या होगा आपका? m। ठीक है, और अगर ये भी आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो क्या दे सकता है? वो 1/r कंडक्टेंस बराबर क्या होता है? तो ये होता है आपका 1/r। सेल कांस्टेंट बराबर क्या होता है? L/A, और आपका बच गया क्या? 1000/m। तो ये दे करके आपको पहले ये कैलकुलेट करवा सकता है मोलर कंडक्टेंस। ये डेटा दे करके आपको कंडक्टेंस को मतलब कैलकुलेट करवा सकता है। तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा, फिर उसके बाद आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर जाना होगा। वैसे ही अगर आपको इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं?
तो एक तो आपको डायरेक्ट गिवन होगा, या आप इसके लिए एक रिलेशन पढ़ते हैं कि डेल एम इनफाइनाइट जो होता है, कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या बोलता है, तो ये होता है आपका डेल प्लस प्लस डेल बोलता हूँ लेमडा प्लस लेमडा माइनस, कोलरॉस का ये लॉ है। इसके हेल्प से आप क्या करोगे, पहले इनफाइनाइट डिसोसिएशन पर मोलर कंडक्टेंस निकालोगे, उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू रख के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी ना दिया हो तो आपका एक और रिलेशन होता है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि ट्रांसपोर्ट नंबर का क्या रिलेशन होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू होता है डेल प्लस माइनस बटे में डेल एम इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर दिया रहेगा, आयनिक कंडक्टेंस दिया रहेगा आयन का, तो आप वहाँ से मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकाल सकते हैं, फिर इस वैल्यू को यहाँ पुट करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना। ठीक, चलिए, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, चलिए, तो एक तरफ मैं आपको वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला बता देता हूँ, और एक तरफ मैं बेस का। तो यहाँ पर एक तरफ हम देख लेते हैं एसिड के लिए और एक बेस के लिए। चलिए, तो एक मैं वीक एसिड के लिए एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, बोल देते हैं यहाँ पर इसके लिए वीक एसिड के लिए, और यहाँ देख लेते हैं वीक बेस के लिए। ये लीजिए, चलिए एक रिएक्शन लिखते हैं वीक एसिड के लिए। माना कि जो एक ए एसिड है वो डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और A माइनस में, वैसे ही एक बेस है BOH जो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है B प्लस और OH माइनस में। क्लियर है? ठीक है, अब बोलते हैं कि इसका कंसंट्रेशन जो है पहले एसिड ही था, डिसोसिएट नहीं हुआ है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन अल्फा अमाउंट क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये लीजिए, तो उसका कुछ कंसंट्रेशन भी होगा अल्फा सी, तो यहाँ इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये C इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लूँ तो ये Ka बराबर क्या हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो ये हो जाएगा आपका Ka इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन A माइनस का कंसंट्रेशन बटे में HA का कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा Ka इज इक्वल टू अल्फ़ा सी इंटू अल्फ़ा सी, यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं H प्लस का कंसंट्रेशन अल्फ़ा सी, A माइनस का कंसंट्रेशन अल्फ़ा सी बटे में क्या हो जाए, HA का कंसंट्रेशन क्या है, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये C से C कैंसल, आपका रिलेशन क्या निकल गया, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं Ka को अल्फ़ा स्क्वायर C बोलूँ तो ये कब डेराइव होगा, तो ये होगा आपका इफ़ अल्फ़ा इज़ लेज़र देन 1, तो इसका हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा किसके बराबर होगा, 1। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो ये रिलेशन क्या निकल जाएगा, Ka इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू C। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम इसके लिए कोई कंसंट्रेशन C बोल देते हैं, उस टाइम पर यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन नहीं था, डिसोसिएट ही नहीं हुआ है बेस। अब जैसे अल्फ़ा सी अगर इसका कंसंट्रेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, C 1 माइनस अल्फ़ा। फिर मैं बात करूँगा वही जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम इसके लिए क्या बोलेंगे, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो ये होगा आपका B माइनस का कंसंट्रेशन, B प्लस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन बटे में आपका BOH का कंसंट्रेशन। तो आगे आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इनका, तो Kb इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, अल्फ़ा सी इंटू अल्फ़ा सी बटे में C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर C
1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, फिर से ये हो जाएगा आपका KB इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर C, और ये कब होगा, जब आप ये कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, ये लीजिए, ये कंडीशन जब आप फॉलो करेंगे तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता हो तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाल सकते हैं, तो वो जो होता है आपका कोलरॉस लॉ के हेल्प से अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल MC अपॉन डेल M इनफाइनाइट के फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, तो ये हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का निकालने का फार्मूला। ठीक है, इसके बाद यहीं से मैं आपको pH और pOH निकालने में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या रोल है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अगर रोल है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में किसका रोल होता है, कोलरॉस लॉ का। तो ये भी आपका हेल्पफुल हो जाएगा कि कोलरॉस लॉ के बेस पे हम pH और pOH कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहीं से मैं इसको मिटा करके यहीं से एसिड के लिए लिख देता हूँ और यहाँ से बेस के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि एक रिलेशन होता है, pH बराबर क्या होता है, तो pH बराबर जो होता है ये होता है आपका माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। बिल्कुल सबको पता है। वैसे ही pOH बराबर क्या होता है, तो ये होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये लीजिए, अब बात करते हैं कि हमको पता होता है कि H प्लस इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा C। तो यहाँ पर मैं उसका वैल्यू क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो ये रिलेशन मेरा निकल जाएगा pH बराबर माइनस लॉगरिथम ऑफ अल्फ़ा C। ठीक है, अब देखिए C अगर नॉर्मेलिटी में अगर शो होता है कंसंट्रेशन टर्म में C, तो नॉर्मल सॉल्यूशन की अगर हम कंडक्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल सॉल्यूशन का pH की बात करते हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन को मैं नॉर्मेलिटी से शो करूँगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग अल्फ़ा इनटू नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये लीजिए, अब आपको पता है कि नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, तो हमको पता है नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी। ये लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ, नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इनटू X फैक्टर। ये लीजिए, तो यहाँ पर हम n का नॉर्मेलिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन और आगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ अल्फ़ा इंटू मोलैरिटी इंटू X फैक्टर। ये लीजिए, ये आपका रिलेशन मिल गया। pH दे करके आपको नॉर्मेलिटी दे करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इस रिलेशन में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी आपका OH माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा C। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ अल्फ़ा C। कंसंट्रेशन टर्म को नॉर्मेलिटी से शो करेंगे तो ये pOH बराबर हो जाएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्मेलिटी। और अगर हम नॉर्मेलिटी का वैल्यू पुट करें मोलैरिटी के टर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग अल्फ़ा इंटू मोलैरिटी इंटू X फैक्टर। ठीक, और X फैक्टर के बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पूरा वीडियो इस सीरीज़ का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देख लें, ताकि ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सकें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका pH और pOH में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोलैरिटी, X फैक्टर, इन सब का क्या रोल होता है। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं, किसके हेल्प से, कोलरॉस लॉ के हेल्प से। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सॉल्युबिलिटी की तरफ। आई होप कि आपको ये रिलेशन समझ आया होगा। ठीक है, चलिए सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी एंड
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये लीजिए, ठीक है। तो फिर से मैं वही बात करूंगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो इस लॉ के हेल्प से हम क्या चेक कर सकते हैं कि जैसे कि लेड सल्फेट हो गया आपका, बेरियम सल्फेट हो गया आपका, ऐसे कुछ स्पिनिंगली सॉल्युबल साल्ट होते हैं, उसका हम सॉल्युबिलिटी कोलरास लॉ के हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा एम इज इक्वल टू होता है कपा इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है। तो यहाँ से इस रिलेशन से अगर मैं बात करूँ तो मैं मोलैरिटी निकालना चाहूँ तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कपा इंटू 1000 अपॉन एम, सॉरी अपॉन डेल एम। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि लेड सल्फेट जो होता है उसको अगर मैं वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेशन पर मानूं तो उस टाइम पर बोला जाता है कि ये कम्प्लीटली क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, या आप ये बोल सकते कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन पर ये जो उसका कंसंट्रेशन होगा उसमें पूरा का पूरा इनके आयंस का इन्वॉल्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पर, या मैं बोल रहा हूँ कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन m इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कि भाई उसकी जो मोलैरिटी होगी वो किसके कारण होगी, उस पूरे आयंस की या उस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट की पूरी सॉल्युबिलिटी के कारण होगी, क्योंकि उस टाइम पर वो क्या है, पूरे के पूरे क्या हो चुके हैं, डिसोसिएट हो चुके हैं, ठीक है। या भी बोल सकते हैं पूरे के पूरे जो है डिज़ोल्व हो चुका है। क्लियर है। तो उस टाइम पर अगर m को मैं s से रिप्लेस कर दूं तो ये मेरा रिलेशन हो जाएगा s इज इक्वल टू कपा इंटू 1000 अपॉन ये क्या है आपका डेल m, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा डेल m इनफाइनाइट। क्लियर है। और आपको पता है कि यहाँ से आप डेल m कोलरास लॉ से हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, तो ये होता है डेल m इनफाइनाइट इज इक्वल टू लेमडा प्लस लेमडा माइनस। क्लियर, यही कोलरास लॉ है। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कैलकुलेट करके आपको सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। वैसे ही आपका यहाँ पर अगर डायरेक्ट रिलेशन से अगर कपा नहीं दिया हुआ है तो आप कपा भी क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका मैं पहले से अच्छे से डील कर चुका हूँ कि कपा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, तो फार्मूला आपको पता है, कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। ठीक है, कंडक्टेंस सेल कॉन्स्टेंट नहीं दिया है तो 1/r इंटू L/A। क्लियर है। तो ये सब फार्मूला यूज़ करके आप कपा और ये निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसके हेल्प से फिर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी स्परेंजली सॉल्यूबल का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट करने का। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। चलिए देखते हैं कि इसका क्या रिलेशन निकलता है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं एक स्परेंजली सॉल्युबल साल्ट लेता हूँ AXBY, तो ये किस में डिसोसिएट होगा, ये लीजिए, तो ये डिसोसिएट होगा XA+Y और ये हो जाएगा आपका YB-X में। क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो है सॉल्युबिलिटी क्या है, S। ठीक है, वैसे ही सॉल्युबिलिटी इसका S नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब हम बोलते हैं कि ये जो है डिसोसिएट होकर के, चलो XS सॉल्युबिलिटी किसकी है, इसकी, मतलब इसमें डिसोसिएट हो गए। वैसे ही Y भी जो होता है YS में क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो होता है ये तो क्या है, एक स्परेंजली सॉल्युबल साल्ट है, एक सॉलिड है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के SP से डिनोट करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा आपका A+
वाई पावर में x इंटू बी माइनस एक्स पावर में वाई बटे में क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो क्या लेते हैं, यूनिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका KSP बराबर, ये रिलेशन निकल गया। अब आप इसका कंसंट्रेशन क्या कर दो, पुट कर दो वैल्यू, तो KSP बराबर क्या निकलेगा आपका, तो KSP बराबर निकल रहा है, इसका वैल्यू है XS पावर में क्या है आपका x, वैसे ही इसका वैल्यू है आपका YS पावर में क्या है आपका y। फिर से इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर में x, s की पावर में x, y की पावर में y और s की पावर में y। क्लियर है। फिर आप इसको अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो दोनों का बेस सेम है, पावर चेंज है, तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x की पावर में x, y की पावर में y एंड s की पावर में x प्लस y। ठीक है, ये रिलेशन आपका निकल गया किसके लिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन है ये आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन के हेल्प से आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, और उसकी सॉल्युबिलिटी पता करने के लिए कौन सा लॉ हेल्प में आता है, तो वहाँ पर आप कोलरास लॉ का हेल्प लेते हैं, जिसको हम जस्ट इससे पहले इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से सॉल्व करा देता हूँ कि ये कैसे आपका KSP कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपका K2SO4 को ले रहा हूँ, एक साल्ट है K2SO4, ये लीजिए। अब K2SO4 डिसोसिएट होगा तो किस में होगा, तो ये 2K प्लस में डिसोसिएट होगा और ये हो जाएगा प्लस SO4 माइनस 2 होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमको सिर्फ वैल्यू ही तो पहचानना है कि x क्या है और y क्या है। तो क्या ये x, ये 2 का वैल्यू x है और यहाँ पर y के लिए क्या है, तो y का वैल्यू है 1, इसका वैल्यू क्या है 1, ये x है और ये y है। तो इसके लिए अगर मैं KSP कैलकुलेट करूँ तो KSP इज इक्वल टू क्या होगा, तो KSP इज इक्वल टू होगा x की पावर में x मतलब 2 की पावर में 2, ठीक है, वैसे ही इंटू 1 की पावर में 1 इंटू आपका s की पावर में क्या होगा 2 प्लस 1, x का वैल्यू 2 है और आपका y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है 1। क्लियर है। देख लीजिए यहाँ से सेम टाइप का रिलेशन है, मैं यहाँ से इसको डिसोसिएशन इसका इक्वेशन लिख करके वहाँ से x और y फाइंड आउट कर लिया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, ये तो 2 दूनी 4 और ये s की पावर में 3, तो ये आपका पोटेशियम सल्फेट के लिए KSP क्या निकल गया, ये निकल गया। तो यहाँ पर ये जो है s का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, कोलरास लॉ के हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, तो s बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन डेल m इन्फाइनाइट। और यहाँ पर डेल m इन्फाइनाइट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये होता है आपका कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग लेमडा प्लस लेमडा माइनस के बराबर। क्लियर है। तो ये यहाँ से आपका वो न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। CSIR और गेट में आपके ये क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर बेल आइकॉन का अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो जल्द से जल्द प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।